टोक्यो पैरालंपिक्स में मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार का डबल धमाका भारत को दिलाए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। वहीं सिंहराज अडाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक। जलियांवाला बाग के नवीकरण की राहुल गांधी ने की आलोचना। वहीं अमरिंदर सिंह बोले, मुझे ये अच्छा दिख रहा। तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, दूसरे आक्रमणकारियों के लिए सबक। बीजेपी एमएलए विश्वजीत दास टीएमसी में शामिल। चुनाव के बाद टीएमसी में जाने वाले तीसरे बीजेपी विधायक। नागरिकों की कथित जासूसी पर जिक्र करते हुए दायर की गई जनहित याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। नोएडा में अवैध तरीके से बने 40 मंजिला 2 टावर गिराने का आदेश। सुपरटेक 12% ब्याज के साथ निवेशकों को लौटाएगा पैसा। और साउथ अफ्रीका के स्टार गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। देश में इन दिनों मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पत्नी से जबरन संबंध का मुद्दा चर्चा में है। इसके पीछे देश के 2 अलग अलग हाईकोर्ट के मैरिटल रेप से जुड़े हाल ही में दिए गए फैसले हैं। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना तलाक का एक मजबूत आधार है। बता दें कि भारत में मैरिटल रेप की कोई सजा नहीं है। वहीं हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निचली अदालत में आरोपी पाए गए पति को बरी कर दिया था। शख्स की पत्नी से उस पर कई बार जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। पति को निचली अदालत ने दोषी पाया, जबकि हाईकोर्ट ने उसे ये कहकर बरी कर दिया कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने हालांकि धारा 377 के तहत शख्स पर अवैध संबंध बनाने और दहेज प्रताड़ना के मुकदमे को मंजूरी दी है। आसान शब्दों में पति द्वारा पत्नी के साथ उसकी बिना सहमति के यौन संबंध बनाना मैरिटल रेप है। इसमें पति द्वारा बल का प्रयोग भी हो सकता है। भारतीय कानून में आईपीसी की धारा 375 के तहत पति के पत्नी के साथ जबरन बनाए गए यौन संबंधों यानी मैरिटल रेप को बलात्कार से बाहर रखा गया है। कानून के मुताबिक यदि पत्नी बालिग है तो पति द्वारा उसके साथ जबरन बनाए गए संबंधों को बलात्कार नहीं माना जाएगा। भारतीय कानून में ऐसी हरकत को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के दायरे में रखा गया है। सीनियर एडवोकेट आभा सिंह के मुताबिक ऐसी प्रताड़ना का शिकार हुई पति पत्नी के खिलाफ सेक्शन 498A और 2005 के घरेलू हिंसा के खिलाफ बने कानून के तहत सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज करा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की 2020 में छपी एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों के हवाले से लिखा गया है कि औसतन एक भारतीय महिला के दूसरे पुरुष के मुकाबले अपने पति के हाथों यौन हिंसा के शिकार होने की संभावना 17 गुना ज्यादा होती है। 2013 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने सुझाव दिया था कि देश में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद बनाई गई जेएस वर्मा की कमेटी ने भी इस तरह के सुझाव दिए थे। हालांकि 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि मैरिटल रेप का अपराधीकरण भारतीय समाज में विवाह की व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। 2019 में तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने भी कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। 1932 में पोलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसने मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक दुनिया के 185 में से सिर्फ 77 देशों में मैरिटल रेप को लेकर स्पष्ट कानून है। 74 देशों में पति के खिलाफ रेप की आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है। 34 देशों में मैरिटल रेप पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है और भारत इनमें से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। अफगानिस्तान में अब कट्टरपंथियों की सरकार बनना तय है। इससे सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं के अधिकारों पर बना हुआ है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान बार बार ये दोहरा रहा है कि वो महिलाओं को उनका अधिकार देगा,
लेकिन हाल ही में तालिबान नेताओं की एक बैठक से ये साफ हो जाता है कि वो महिलाओं के अधिकार को कितनी तवज्जो देगा। अफगानिस्तान के एक्टिंग शिक्षा मंत्री और तालिबान नेता अब्दुल बकी हक्कानी ने दावा किया है कि महिलाओं को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त होगी। हालांकि तालिबान ने को एजुकेशन यानी लड़के और लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर पाबंदी का ऐलान किया है। साथ ही यह भी कहा गया कि छात्राओं को सिर्फ महिला शिक्षक ही पढ़ाएंगी। गौरतलब है कि इससे पहले 1996 और 2001 के बीच तालिबानी शासन में महिलाओं के अधिकार खत्म कर दिए गए थे। महिलाओं के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदियां लगा दी गई थी। ऐसे में अफगान औरतें इस डर के साए में हैं कि तालिबान ऐसे क्रूर नियम फिर से लागू कर सकता है। तालिबान नेताओं की लोया जिरगा में हुई बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें महिला अधिकारों की बात करने वाले तालिबानियों ने महिलाओं को मानो गायब ही कर दिया हो। इस तस्वीर में पहली सफ से लेकर दूर दूर तक एक भी महिला नजर नहीं आ रही है। ईरान इंटरनेशनल एक मीडिया आउटलेट के साथ काम करने वाले पत्रकार ताजुद्दीन सौरुश ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। उन्होंने लिखा, ये लोया जिरगा हॉल है और यहाँ तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने बैठक की है। लाखों महिला छात्र और शिक्षक के बावजूद बैठक में एक भी महिला शामिल नहीं है, जबकि इससे पहले इस बैठक में महिलाओं की भागीदारी 50% होती थी। जानकार मानते हैं कि तालिबान सुनियोजित तरीके से महिलाओं को समाज का प्रतिनिधित्व करने से रोक रहा है। मसलन तालिबान ने प्रांतों पर कब्जे के साथ ही औरतों के अकेले घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही तालिबानियों ने महिलाओं को घर से बाहर काम करने और शिक्षा के लिए जाने से रोक दिया। काबुल पहुंचने के बाद से ही तालिबान अपने इसी रवैये को बदलने की पुरजोर कोशिश में है। तालिबान का ये ऐलान कि महिला छात्र को सिर्फ महिला शिक्षक ही पढ़ाएंगी, इससे महिलाओं के शिक्षा के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मसलन यहाँ लड़के और लड़कियों में लिटरेसी रेट बहुत अलग है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान में 66% पुरुष और सिर्फ 37% महिलाएं ही लिख और पढ़ सकते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि 37 लाख अफगान बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इनमें भी 60% लड़कियां हैं। इससे ये सवाल लाजमी है कि जहां महिलाओं में लिटरेसी रेट ही बहुत कम है, वहां सिर्फ महिला शिक्षक ही महिला छात्रों को कैसे पढ़ा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान 12 पुरुषों का एक काउंसिल बनाएगा जो सरकार चलाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद 2004 में राष्ट्रपति पद के 17 उम्मीदवारों में एक महिला थी, जिन्हें बाद में महिला मामलों की मंत्री बनाया गया था। 2014 में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में भी 3 महिलाएं शामिल थीं। फरवरी 2010 में अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में चुने गए 68 प्रतिनिधियों में से 11 महिलाएं थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। अफगानिस्तान में 20 साल तक चले युद्ध और उसके साथ ही एक युग का भी अंत हो चुका है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का अब पूर्ण नियंत्रण हो गया है। देर रात सेना की वापसी के बाद तालिबान लड़ाकों ने जश्न भी मनाया। तालिबान के शासन को लेकर फिलहाल अफगानिस्तान में अनिश्चितता है। एक ओर जहां तालिबान दावा कर रहा है कि उसका दूसरा शासनकाल पहले से अलग होगा, दूसरी ओर लोगों में डर भी है और इस वजह से बड़ी संख्या में लोग देश भी छोड़ रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान छोड़ने वाले ये आखिरी अमेरिकी सैनिक हैं। रक्षा विभाग ने बताया कि ये मेजर जनरल क्रिस डोनाहू हैं, जो काबुल से निकल रहे आखिरी C-17 विमान में सवार हो रहे हैं। अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी सैनिक की वापसी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी है। अफगानिस्तान के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसमें हम अपनी कूटनीति से आगे बढ़ेंगे। सैन्य अभियान पूरा हुआ, एक नया डिप्लोमेटिक मिशन शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से 1,23,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और इनमें 6,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक थे। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास भी बंद कर दिया है और इसे कतर की राजधानी दोहा स्थानांतरित किया गया है। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने काबुल के हामिद करजई हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जिन जगहों पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण था, लड़ाके उन जगहों की तलाशी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाके अपनी मशीन गनों से खुशी में फायरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि वे तस्वीरें खिंचा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं।
مع الطالبان نرى إطلاق النار. सेना की वापसी के बाद तालिबान ने मंगलवार को कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त दूसरे हमलावरों और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक सबक है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, यह दुनिया के लिए भी एक सबक है। गौरतलब है कि अमेरिका की वापसी से पहले भी देश में खून बहे हैं। पिछले सप्ताह काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले में करीब 200 लोगों की मौत हो गई। इनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।